हम आगे बढ़ें और डिबेट शुरू करें। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद हम लौटेंगे डिबेट की तरफ। सोमवार सुबह तक इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति। अक्षय ने सोमवार दोपहर होते होते मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसा बम फोड़ा कि सियासी भूचाल आ गया। अक्षय ने पहले नामांकन वापस लेकर कांग्रेस को झटका दिया, फिर हाथ छुड़ाकर बीजेपी के हो गए। अक्षय के कांग्रेस से 6 को बीजेपी कांग्रेस की हार और अपनी जीत बताने में जुटी है। प्रत्याशी ने अपना फार्म वापस लिया है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। वहीं कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही इसके लिए बीजेपी पर दबाव डालकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया जो वैलिड था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। कांग्रेस अक्षय कांड के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, तो कुनबे के अंदर से ही कुछ अलग से स्वर सुनाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति और कांग्रेस में भी ये एक महामंथन का एक समय है, दौर है कि ऐसे कौन से गद्दार है जो कांग्रेस के गिरवा में रहना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच रखते हैं, उनको भी बाहर करना चाहती है। ये आपने बड़े वक्त आ गया। अक्षय कांति बम का इस तरह नामांकन वापसी के आखिरी दिन पर्चा वापस लेना कांग्रेस के लिए झटका नहीं, सदमा है। और 24 के चुनाव में कांग्रेस को इस तरह के झटकों की आदत सी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि और कितने बम कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं जो 24 के चुनाव के दौरान फट सकते हैं। कई और बड़े नाम सियासी फिजा में तैर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा रामनिवास रावत का है। क्या रावत कांग्रेस के लिए एक और बम साबित होंगे, या वक्त रहते कांग्रेस इस बम को फटने से रोक पाएगी? नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में कितने बम। मोहम्मद रफी से मिलती जुलती आवाज वाले एक सिंगर रहे हैं अनवर। उनका एक, शायद मैं गलत नहीं हूं तो बड़ा चर्चित गीत रहा है, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। कांग्रेस इस वक्त यही सोच रही है कि क्या गलती हुई हमसे जो इतनी ज़्यादा हमको परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है कि 80% प्रॉब्लम्स तो आपके अपनी वजह से होती है, तो क्या, लेकिन ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप मुझसे भी पूछें, मैं भी अपनी समस्याओं के लिए उंगलियां चारों तरफ घुमाऊंगा, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। लेकिन आप कहेंगे मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं कहूँगा थोड़ी गलती हो सकती है भाई साहब, कोई गुनाह कर दिया क्या। लेकिन ये कांग्रेस के लिए आत्मनिरीक्षण का वक्त है। और जो बात उमंग सिंगार कह रहे थे, उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की बंसल न्यूज से। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना था, इस पर मैं आज भी कायम हूं। अगर बड़े नेता मैदान में उतरते तो शायद ये जो बम बम विस्फोट हुआ है इंदौर में, बड़े नेता यानी जीतू पटवारी वहां से उतर सकते थे। बहरहाल सुलगते सवाल बंसल न्यूज के,
देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1, अक्षय कांति बम के जाने से कांग्रेस की लड़ाई कितनी कमजोर हो? दूसरा सुलगता हुआ, धड़कता हुआ सवाल, क्या बम का बीजेपी में आना मालवा निमाड़ में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? और तीसरा सुलगता हुआ सवाल, बम के नामांकन वापस लेने से पीसीसी चीफ की मुश्किलें बढ़ेंगी? जिस तरह जीतू पटवारी जी का रिएक्शन सामने आया है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, 307 की धारा बढ़ा दी गई, एक दिन पहले धमकाया गया, तमाम बातें हैं, उससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस प्रेशर में तो हैं कि उनके अपने गृह नगर और उनके होम टाउन में ये घटना घटी है और इसका मैसेज दिल्ली सहित मध्य प्रदेश में, देश में अच्छा नहीं जाता। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे एडिटर हैं, डिजिटल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं अजय यादव जी, बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता हैं, और साथ ही हैं स्वदेश शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो सबसे पहले सुनील जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। आप समझाइए मुझे, क्या घटनाक्रम है? फिर वही दबाव की बात है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि मुकेश नायक जो इस समय हेड हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, वो कह रहे थे हमें भनक भी नहीं लगी। हालांकि हर पार्टी में इस समय, कांग्रेस और बीजेपी में तो इसको लेकर बहुत अलर्ट और सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं कांग्रेस की चूक नहीं मानूंगा इसको, लेकिन पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? निश्चित तौर पर शरद जी, कांग्रेस के लिए जो अपन कहते हैं कि एक उंगली हम सामने की वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारे तरफ भी रहती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही स्थिति। मुकेश नायक जी ने भले ही कहा हो कि कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंदौर से ही जो है पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें से एक जो मीडिया विभाग की जिम्मेवारी संभालने वाले हैं, उनका भी एक एक्सपे पोस्ट सामने आया है कि इस सब वाकये की जानकारी जो चल रहा था वो 15 दिन पहले लग गई थी, और बताया जा रहा है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको भी तक ये सब बात कर दी, वहाँ ये सब जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर यही लगता है कि कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि अभी बीजेपी से लड़ने की बजाय वो अपने ही घर में जो है वो कमज़ोर है, और हम स्थिति देख रहे हैं कि कांग्रेस में नीचे से लेकर और ऊपर शीर्ष तक किस तरीके से कहा जाता है ना कि भाई कुनबे में ही अभी एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है। और जो बात, गंभीर सवाल जो नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने भी उठाए हैं, आपने भी जिनका अभी संकेत किया है, तो वाकई में एक बहुत मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक लड़ाई, जिसको हम कहते हैं कि बिना चुनाव लड़े, मुझे लगता है कि फिर दोबारा से एक जो है, चूंकि बीजेपी तो कहा ही जाता है कि भाई वो जब सत्ता की लड़ाई में साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है कि सब जायज़ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए जो अपन एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वाकई में जो बात थी कि कार्यकर्ता के स्तर पर जो कहा जा रहा है कि वहाँ के कोई प्रभारी जिला अध्यक्ष हैं, शायद उनका कोई यादव जी, उनका भी बड़ी बात आई है। उन्होंने खुल के कहा है कि यदि हम टिकट बेचेंगे, यदि हम टिकट जो पैसे के दम वालों को टिकट दिया जाएगा, विचारधारा से समझौता करके कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं होगी, तो पार्टी की मुश्किलें इसी तरीके से ना सिर्फ बढ़ रही हैं, और आगे हम खुद देख रहे हैं कि एक फिर अगला बड़ा झटका कल कांग्रेस को फिर एक ग्वालियर चंबल अंचल में लग सकता है कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं वहाँ रामनिवास रावत, वो माना जा रहा है कि वो कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हमारे पास जी जो खबर है सुनील जी कि अभी आशीर्वाद लेने वो मंदिर गए हुए हैं, और एक तरह से पूर्व पीठिका, जिसको थोड़ी सी समृद्ध हिंदी में कहा जाता है, तो पूर्व पीठिका यही है कि मंदिर की तरफ से उनकी तैयारी शुरू हो गई है कि आशीर्वाद लेकर अब एक नए अध्याय की तरफ हम बढ़ें। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इंदौर मेरे ख्याल से देश में हाईएस्ट बीजेपी की लीड थी, दूसरे नंबर पे रहा, और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे रहा, तो अब इसके बाद शायद जो दूसरे क्रम पे रहने का मलाल था उसको, इस बार वो देश में हो सकता है लीड में वो पहले नंबर पर आ जाए। अजय जी, सवाल ये भी है कि आप अगर एक ही खेल बार बार दोहराते हैं तो देखने वाले भी ऊबते हैं, वो भी कहते हैं कि हर बार जादूगर आता है और मंच पर पर्दा हटाता है और डम डम डिगा डिगा करता है, और वही खेल दोहरा देता है कि ताली बजाइए, अक्षय कांति बम आ गए हैं हमारे साथ, रामनिवास रावत एक दिन बाद आएंगे। तो ये चीज़ कहीं एक ऊब भी पैदा करती है और ये भी बताती है कि आपके पास इससे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश का जिस तरह का राजनीतिक माहौल है,
ना जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल पा रहा है और ना अब कांग्रेस से उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसमें यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, इसको मैं ठीक नहीं मानता हूं। लेकिन कोई भी नेता, कार्यकर्ता या उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के साथ प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। इंदौर का जिस तरह का इतिहास है, आपने स्वयं बताया, पिछले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते और पिछले 9 चुनाव लगातार भाजपा ने इंदौर में जीते हैं। 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। नगर निगम महापौर 3 लाख मतों से जीते, पिछले लोकसभा चुनाव जीते, यहाँ तक कि पिछले लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार और 23 के विधानसभा के भी 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में चुनाव मैदान में किसी तरह की चुनौती का सवाल नहीं है। लेकिन अक्षय कांति बम जी का जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, तो प्रचार के बीच में जनता का जो मैसेज आया, कांग्रेस पार्टी कहती है विरासत पे टैक्स लगा देंगे, पिछड़े वर्गों में अल्पसंख्यकों को शामिल कर देंगे, देश की संपत्ति के मामले में जिस तरह की बातें आती हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 के मुद्दे हो, तो इन मुद्दों से जब वो जनता के बीच रूबरू हुए तो उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि जनादेश कांग्रेस के साथ नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा, देवेंद्र यादव जी का जो बयान है वो स्पष्ट बताता है कि ये पार्टी के अंदर की टूट फूट है, कम्युनिकेशन का भारी गैप है, प्रदेश अध्यक्ष अपने ही जिले के उम्मीदवार से संपर्क में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में वो केवल औपचारिक चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे की बात की है कि अक्षय कांति बम बहाना है और जीतू पटवारी निशाना है। असली कहानी तो ये है कि आपको जीतू पटवारी जी पर निशाना साधना था और इसके लिए ये पूरा बम बम किया गया है। देखिए शरद जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जीतू पटवारी जी का नेतृत्व असफल हुआ है इस चुनाव में, जो प्रमाणित है। सर इतनी जल्दी तो नतीजे पे थोड़ा तो रुकिए, कम से कम अभी 2-3 महीने ही हुए हैं और वो भी जब आपका चुंबक इतना प्रबल हो गया है कि उड़े चले आ रहे हैं विपक्षी साथी आपके, तो उसके लिए किसी युवा अध्यक्ष के सर ठीकरा मत फोड़िए। स्वदेश जी, आप किस तरह देखते हैं? पीड़ाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, चिंता है, आप भी देखते होंगे कि ऐसा दौर तो मेरे ख्याल से कम 3 दशक की यात्रा तो आपकी भी हो गई कांग्रेस में, और ऐसा दौर आपने भी यकीनी तौर पे नहीं देखा होगा और ना आपके पूर्वजों ने देखा होगा। बिल्कुल सरहदी सही बात है, वो आपने एक सही विषय रखा है, इस पर वास्तव में डिस्कस होना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए। बंसल न्यूज़ के माध्यम से एमपी छत्तीसगढ़ में तो कम से कम एक मैसेज आए कि इस पर किसने क्या कहा। निश्चित रूप से ये बहस का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है। और चर्चा इसलिए शुरू हुई, मैं आपको बता दूं, 2 फेज़ का चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसमें लगभग 190 सीटों पर चुनाव हुआ, 88 और 102। इनमें देखा भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, अमित शाह जी ने, कि भाजपा और एनडीए गठबंधन उनका बहुत पीछे है, बहुत पीछे। और इस बात को प्रमाणित कैसे हुआ कि हमने ये भी पहली बार देखा 35 साल के राजनीतिक जीवन में कि किसी भी प्रधानमंत्री महोदय को आचार संहिता के दौरान पब्लिक मीटिंग में इस तरह से बोलना पड़े, हिंदू मुस्लिम की बात करना पड़े, ये भी हमने 35 साल में पहली बार देखा। तो इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी वोट प्रतिशत का डाउन होना, ये परेशान थे। तो परेशानी की वजह से इन्होंने सूरत में जो किया वो एक इनका ट्रेलर था, और अब फिल्म अभी बाकी, अभी और प्रयास करेंगे ये, क्योंकि ये जनता के बीच जा नहीं सकते। इन्होंने कुछ किया नहीं है 10 साल में जिस लोगों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करके, संविधान को ख़त्म करके, आपके मत का अधिकार का उसका भी डिवाइडेशन करके कि आपके वोट को भी की जो मूल्य है वो मूल्य आप का पहचान न पाओ आप, इसके लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। हथकंडे किसने भी अपना लें। शरद जी, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, मैं एक विद्वान पत्रकार के साथ बैठा हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, और आप इस पर विस्तार से अगर नज़र डालेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ऐसा कभी ना आपने देखा, ना सोचा, ना आज तक सामने आया। लेकिन आज जो सामने आ रहा है, इस दौर से जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस तो जितने सीट लोग चले जाएंगे चले जाएं, हमारे अजय भाई भी चले गए तो क्या कांग्रेस खत्म नहीं हो गई? और भी लोग चले जाएंगे तो क्या खत्म हो जाएगी? उस रिक्तता को कोई ना कोई पूरी करेगा, और निश्चित रूप से यही प्रकृति का नियम भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि किसी के धैर्य की परीक्षा भी कितनी ली जाए। अक्षय कांति बम जी का क्या कारण है, ये तो उन्हीं से पूछेंगे कभी जब मुलाकात होगी और इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। लेकिन आपकी कुछ बातों से मैं कितनी सहमति जताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर बीजेपी कमज़ोर फुट पर है तो आपके लोग क्यों चले जा रहे हैं? क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी तो
अब आपके शब्दों में कि उसकी हालत बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर की तरफ कोई क्यों जाएगा? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि ये समय आपके आत्मनिरीक्षण का है। अक्षय कांति बम, आप तो सविनय अवज्ञा वाली पार्टी हैं। आज 6 कांग्रेसी पहुंच जाते, पुष्पमाला से स्वागत करते और इतना पूछते कि बम साहब हमको बता दीजिएगा कि ऐसा किया क्यों आपने। अगर आपके भीतर अंतरात्मा नाम का प्राणी हो तो हमको बता दीजिएगा। आपको कुछ रचनात्मक पहल करनी होगी, बजाय इसके कि कुछ रूटीन चीज़ें। देखिए, आप विधानसभा में भी कहते थे सरकार बन रही है, बड़ा बड़ा जोर था साहब, और 163 का प्रचंड जनादेश था। अभी भी आप कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 200 पे सिमट जाएगी, कोई कह रहा है 150 पे सिमट जाएगी। तो राजनीति है, राजनीति में वो सब करना पड़ता है। सुनील जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि राजनीति में आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जिसको आप कहते हैं कि क्या ये मान्य सीमाओं के भीतर है। इसीलिए कहा भी जाता है, हालांकि जिसने कहा उससे कितनी सहमति हो सकती है ये ईश्वर जाने, कि युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो राजनीति का ही एक सिलसिला है, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राजनीतिक जो जमावट है उसमें बड़े माहिर हैं। अब इसमें कांग्रेस जिस भूमिका को लेकर सामने आ रही है उसे आप कैसे देखते हैं? बड़ा वैसे देखा जाए तो अगर मैं बीजेपी के उस पर कहा जाए, लेकिन मैं इस मुद्दे के बाद मेरी आज काफ़ी कुछ लोगों से बातचीत हुई शरद जी, तो जिसको कहा जाए जो राजनीति से अलग लोग हैं वो उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक के बाद बीजेपी इस तरीके के कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज कुछ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। लेकिन फिर कहा जाए कि जो खुद राहुल गांधी जो कि देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको कम से कम जिस पार्टी से वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले अपना घर मजबूत, और जिस तरीके से हमने कहा, आपने खुद दोहराया कि अक्षय कांति बम तो बहाना है, असल में निशाना जो है कांग्रेस के नए मुखिया और उनके गृह नगर में ये इस तरीके का ये हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि पूरे उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ही राउंड बॉक्स में आती है, और लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को एक आत्ममंथन और एक संक्रमण काल में जिसको अपने आप से तैयार रखना चाहिए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बात का अंदेशा था कि मध्य प्रदेश में भी सूरत पार्ट 2 किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश मुखिया के तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल तो जीतू पटवारी जी पे उठेंगे ही, क्योंकि उनके गृह जिले का मामला। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में जो एक लंबा जिसका इतिहास रहा है भारतीय राजनीति में देश की आज़ादी के बाद से जिस तरीके से चली हैं, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में आज भी कहा जाए तो मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में वो लड़ने के लिए, चाहे वैचारिक स्तर पे हो चाहे संगठन के स्तर पे हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, और कांग्रेस को इन सब से उबरने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति और बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। और वो तभी होगी जब मैदानी स्तर से कार्यकर्ता से लेकर और जो नेतृत्व का के बीच में एक जो संवाद का जो गैप है वो दूर होगा। अक्षय कांति बम जी का एक स्टेटमेंट भी मिल गया है, तो चलिए पहले वो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, फिर डिबेट पे लौटते हैं। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, और समाज के हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। राष्ट्र हित क्या मंजिल की तरफ बढ़े हैं बम बम साहब। वो कितना सुंदर सुंदर बोलते हैं आप, इतने सुंदर सुंदर शब्द, इतने बात सही है आपकी जगह तो, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि बड़ी अच्छा प्रशिक्षण लिया है उन्होंने, तो शायद वो गलत पार्टी में थे और बीजेपी में आकर अब आगे बढ़ रहे हैं। अजय जी, मूल जो सवाल जो है वो यही है। मैं एक बीजेपी के स्थानीय राजनीति में सक्रिय और पूर्व पार्षद रहे एक खाटी बीजेपी कार्यकर्ता से मेरी बात हो रही थी, तो वो बहुत अनमने मन से कहने लगे कि शरद जी अब कोई संभावना नहीं बची हमारी, 50 साल के हो गए। और उन्होंने राजधानी भोपाल का उदाहरण दिया
कि बोले नगर निगम में जितने पार्षद और उससे भी अधिक योग्यता के लोग थे महापौर वाले, वो कांग्रेस से सब बीजेपी में आ गए। बोले अब हमारी कोई संभावना बची नहीं, अब हमें अपना जीवन अंधकार में दिख रहा है। ये सारी इक्वेशंस आपके लिए आगे चुनौती बनने जा रही हैं। अभी चुनाव है, अभी चुनाव के समय ये बात है कि आ जाने दीजिए, हर हाथ को काम देंगे, लेकिन बाद में ये चुनौती बनती है। अजय जी, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, और इसका समायोजन निष्काम भाव से नहीं हो सकता है कि जितने कांग्रेस के नेता आए हैं या जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गीता के कर्मयोग से संचालित हैं। काम दीजिए या ना दीजिए, हम तो काम करेंगे। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में एक रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ प्रभावित होकर जो भी नेता शामिल हो रहे हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में काम भी है, और भाजपा में एक ही नीति है कि प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति। इसलिए ये ना सोचा जाए कि परिवार बड़ा हो रहा है तो पुराने लोगों का योगदान धूमिल हो जाएगा। जिनने पार्टी को खड़ा किया उनका सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन नए लोग जो इस रीति नीति के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। खाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं अजय जी। देखिए शरद जी, यहाँ रोटी का सवाल नहीं है, यहाँ तो राष्ट्रवाद की भावना और विकसित भारत की अवधारणा, जैसे अब आप अक्षय बम की तरह बोलने लगे जी हो चाहे अन्य नेता हो, ये किसी डिमांड के साथ शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये दौर आ जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। असल बात ये है कि कांग्रेस पार्टी अब ये महात्मा गांधी सरदार पटेल वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। ना वहाँ वैसे नेता रह गए, ना वो सिद्धांत रह गए, और ना कार्यकर्ताओं को बांधने की क्षमता रह गई है। यही कांग्रेस पार्टी के विघटन का कारण है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी में ना अटल जी जैसे लोग रह गए, ना आडवाणी जी जैसे रह गए, ना मुरली मनोहर जोशी जैसे, ना राजमाता सिंधिया जैसे। अब आज जो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए ताम दाम दंड भेद। आपके यहाँ भी लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं है साहब, नेहरू जी अब नहीं है। हमारे और भी कई मूल्य परक राजनीति के परचम उठाने वाले हैं जो अब नहीं है आपके यहाँ। हमारे यहाँ जो योद्धा सबसे ज्यादा अगर इस सरकार से लड़ाई लड़ने में आगे निकला हुआ है वो है राहुल गांधी, जिसके पिता ने देश के लिए शहादत दी, जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, जिसके नाना जी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो 12 वर्ष जेल में भी रहे हैं। कुल मिला के कुछ नाम भी आप लेते तो मुझे अच्छा लगता, उनके और कुछ नाम भी आप लेते वर्तमान राजनीति में तो मुझे अच्छा लगता। और भी ढेर सारे नाम हैं जो देश के लिए समर्पित है। नुकसान कितना भी हो जाए, कितना भी कोशिश कर लो। अक्षय बम की बात करते हैं, अक्षय बम को 3 दिन पहले तक उन पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं था कि उनको गैर जमानती अपराध हो कोई, लेकिन आज इनकी ये स्थिति हो गई कि उन पर 307 का ऑर्डर हुआ 3 दिन से। और ये तस्वीर जो आज निकली है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते नामांकन वापस कराने के लिए। अगर वो व्यक्ति अपने मन से करता तो खुद जाके वापस ले आता, अपने प्रस्तावकों के साथ जाता, लेकिन ये तस्वीर बयां करती है कि खूब जबरदस्त प्रेशर में, परेशानी में, और उसको मजबूर करने की कोशिश की है, इसलिए आज वो भाजपा में शामिल हुआ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पद लोलुपता में, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया हो वो चले जाएं, जिन्हें कोई पद नहीं दिया हो वो चले जाएं, जा सकते हैं, लेकिन समय नहीं मेरे पास। 17 साल पुराने एक न्यायिक मामले को राजनीतिक खतरा उपयोग न करें, बस मेरा यही निवेदन है। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, वक्त कम है माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया सुनील जी। कुल मिलाकर बेहिचक ये बात कही जा सकती है कि ये आरोप जो लगता है कि कांग्रेस की बात करें तो उसके नेताओं पर दबाव है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हर चीज़ का जवाब एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देना पड़ता है। आज अगर अक्षय बम हो या कोई भी नेता हो, अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई है तो कल वो कार्रवाई चैलेंजेबल हो सकती है अगर वो विधिमान्य नहीं है। तो आप सिर्फ यही बात बार बार कह के कि ये ऐसा है वो वैसा है, और अगर है भी ऐसा आपका आरोप, अगर इसमें कुछ सत्यता है भी, तो आप सामना करने का साहस क्यों नहीं आपके पास? क्या ये कि बहुत जटिल चीज़ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है? और क्या बहुत सारे लोग अगर जो खड़े हैं क्या उनके साथ भी यही चीज़ें हैं? ये बहाने बनाने का समय नहीं है, ये कवर करने का समय नहीं है। आपको बीजेपी की ताकत को समझना होगा और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, आत्मनिरीक्षण करना होगा। सिर्फ अभियोग लगाकर आप नहीं निकल सकते हैं, ये मूल मंत्र कांग्रेस को समझना होगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गढ़ का अंतिम संग्राम, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।